जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के इस भाग में हम देखेंगे प्रेमचंद के बाद का समय, उपन्यास के विकास क्रम। हिंदी साहित्य का तो ये आपका भाग होगा पाँचवा छठवां, लेकिन हिंदी उपन्यास विकास क्रम का यह दूसरा भाग है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी रचनाएं रही। प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों का विवेचन डॉक्टर नगेंद्र तथा मधुरेश ने निम्नलिखित रूप से किया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी यज्ञ और डॉक्टर देवराज प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र हो गए, इलाचंद जोशी हो गए, यज्ञ हो गए, डॉक्टर देवराज प्रमुख हो गए। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी यज्ञ, डॉक्टर देवराज प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं जिनका विवेचन निम्नलिखित है। जैनेन्द्र कुमार 1905 से 1988 इनका जीवन काल रहा है। जैनेन्द्र कुमार का इनकी जो रचना है वह परख 1929 में, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुगदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशहर्क 1985। अगले हैं इलाचंद जोशी 1902 से 1982 इनका जीवन काल रहा है और इनकी रचना है घृणामयी। प्रथम नाम लज्जा था 1929 में, बाद में घृणामयी हो गई। सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। अज्ञे का जीवन काल 1911 से 1987 रहा है। इनकी रचना शेखर एक जीवनी पहला भाग 1940 में आया, दूसरा भाग 1944 में आया। नदी के द्वीप 1951 में आया और अपने अपने अजनबी 1961 में। डॉक्टर देवराज का जो रचना है 1917 से 1999 के बीच जीवन काल है और इनकी रचना है पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960, मैं वे और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973। दूसरा सूत्र 1978 में आया है। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभ माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी यज्ञ, डॉक्टर देवराज जे.ई. और डॉक्टर देवराज और जे अजय जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता माना जाता है। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र के संबंध में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व और मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। परख उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी और प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता उपन्यास से जैनेन्द्र उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुए। सुनीता में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य से बाहर के प्रेम के मध्य तनाव का चित्रण हुआ है। उपन्यास में जैनेन्द्र ने दाम्पत्य से बाहर प्रेम करने के स्त्री अधिकार की वकालत की है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का राजनीतिक विमर्श का उपन्यास है। इलाचंद जोशी कृत घृणामयी उपन्यास 1950 ईस्वी में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। घृणामयी उपन्यास आत्मकथात्मक प्रविधि में लिखित एक युवती के पश्चाताप की कथा है। सन्यासी में नायक नंदकिशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में है। शीर्षक के अनुसार नंदकिशोर अंत में सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। पर्दे की रानी उपन्यास में ऐसी नायिका निरंजना का चित्रण है जो खूनी पिता तथा वेश्या माँ की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है तथा समाज के प्रति घृणा का भाव रखने लगता है। निर्वासित उपन्यास में महिप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण हुआ है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक शिक्षित युवा का रोजगार की तलाश में भटकने कलकत्ता में तथा उस प्रक्रिया में उसके मनोदशा का चित्रण किया गया। कवि की प्रेयसी उपन्यास में कालिदास के नाटक मालविका और अग्निमित्र में चित्रित पात्र की कवि नाटककार सौमिलिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर गोपाल राय
डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार क्या बात कही गई है कि लीलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। ये तो जयंत कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक महत्व देने की पहल की, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की पहली कोशिश जारी जोशी जी ने ही की, लीलाचंद जोशी ने। अज्ञे ने अपने प्रयोगों के माध्यम से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को एक नया आयाम प्रदान किया। शेखर एक जीवनी अज्ञे का अति महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में नायक शेखर के व्यक्तित्व को उपन्यास का विजन बनाया गया है। प्रथम भाग में शेखर के बाल, वयासंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। शेखर एक जीवनी कथ्य के साथ साथ भाषा एवं शिल्प के स्तर पर भी हिंदी उपन्यास की परंपरा को एक नई दिशा प्रदान करती है। शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला की पुस्तक जया क्रिस्टा का प्रभाव माना जाता है, जिसे स्वयं अज्ञे ने स्वीकार किया है। शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली में लिखित उपन्यास है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की गई है। अज्ञे ने शेखर के संबंध में लिखा है, शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। नदी के धूप उपन्यास में रेखा, भुवन तथा गौरा का प्रेम त्रिकोण चित्रित हुआ। उसमें भुवन, चंद्रमाधव, रेखा और गौरा की मनोदिशाओं का चित्रण हुआ है। अज्ञे ने नदी के द्वीप को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। अपने अपने अजनबी उपन्यास में अज्ञे ने योके और सेल्मा नामक पात्रों के माध्यम से जीवन, मृत्यु, वर्ण की स्वतंत्रता, आस्था आदि से संबंधित सवालों पर विचार किया है। अपने अपने अजनबी में व्यक्ति की मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को उठाया है। डॉक्टर देवराज का प्रथम उपन्यास पथ की खोज 2 खंडों में 1991 ईस्वी में और 1951 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम व विवाह की नैतिकता से संबंध है। उपन्यास में एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से प्रेम करने के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुष या स्त्रियों, किसमें? पथ की खोज। डॉक्टर देवराज कृत बाहर भीतर उपन्यास का दूसरा संस्करण भीतर का घाव शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इसमें विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि में एक असफल वैवाहिक जीवन और मध्यवर्गीय सामाजिक नैतिक मूल्यों के दबाव में प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण हुआ है। डॉक्टर देवराज के अधिकतर उपन्यास प्रेम एवं दाम्पत्य की समस्याओं से संबंधित है। डॉक्टर देवराज कृत मैं वे और आप उपन्यास को स्वतंत्र उपन्यास करने के साथ ही स्वयं लेखक ने इसे अजय की डायरी का अगला भाग कहा है। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। इस धारा के लेखक किसी भी विचारधारा के मोह से बचते हुए अपनी स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति की समस्याओं का सूक्ष्मांकन करते हैं। इस धारा के उपन्यास की यह बड़ी विशेषता है कि ये न तो प्रगतिवादी उपन्यासकारों की तरह समाज को अधिक महत्व देते हैं और न ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की तरह व्यक्ति और समाज को जोड़कर देखते हैं। प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर, जीवन काल 1912 से 2009, ढलती रात 1991, निशिकांत 1955 में, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, दर्पण का व्यक्ति 1968, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993, स्वप्न 2014, संस्कार 2014। जय उदय शंकर भट्ट और जीवन काल 1898 से लेकर 1966 है। इनका जीवन, इनकी रचनाओं की बात की जाए तो नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960, 2 अध्याय 1963। उपेंद्र नाथ अस्क, जीवन काल 1910 से 1996, सितारों के खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आँखें 1955, गर्म राख 1957, पत्थर अलपत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नाटक 1968, एक नन्ही कंदिल 1969, बाधो नाव इस ठाव 1974, उपेंद्र नाथ अस्क का निमिषा 1974, पलटती धारा 1997, अमृतलाल नगर 1916 से 1960 में, इनकी रचना महाकाल 1947, सेठ बाके लाल 1955, बुध और समुद्र 1956, शतरंज के मौर्य 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 गुट वाला मुखड़ा 1968, एक दान नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बौद्ध गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर भाई 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। भीष्म साहनी का जीवन काल 1915 से 2003 है। इनकी रचना झरोखा 1967, कणिया 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 93, नीलो नीलिमा नीलोफर 2000, जय हिंद की सेना 2010। अमरकांत जीवन काल 1925 से 2014 तक है। इसमें इनकी रचना सूखा पत्ता 1959, ग्राम सेवका 62, आकाश पक्षी 67, काले उजले दिन 1969, बीच की दीवार 1981, सुखजीवी 82,
सुन्नर पांडे की पतो खुदीराम इन्हीं हथियारों से 2003। विष्णु प्रभाकर कृत निशिकांत उनके पहले उपन्यास ढलती रात 1951 का ही पुनर्लिखित रूप है। ढलती रात में ब्रिटिश भारत के सन 1920 से 1936 ईस्वी तक की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण है। तट के बंधन उपन्यास में प्रेम एवं विवाह तथा नारी समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अर्धनारीश्वर उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। उदयशंकर भट्ट कृत सागर लहरें और मनुष्य की को कई विद्वान आंचलिक उपन्यास मानते हैं। इसमें बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभावों का चित्रण है। शेष अशेष में साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र चित्रण का अंकन हुआ है। उपेंद्रनाथ अश्क का कृत एक रात का नरक उपन्यास अश्क के ही उपन्यास एक नई कंदील का एक अंश है। एक नन्ही कंदील का अश्क के कई उपन्यास का नायक केंद्रीय पात्र एक ही कथानायक चेतन है। उपन्यास है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बाधो नाव इष्ठाओं, पलटती धारा। गर्म राख उपन्यास का नायक जगन मोहन है। अमृतलाल नागर के 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। एक सामाजिक यथार्थ के उपन्यास, दूसरा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के उपन्यास जिनकी पृष्ठभूमि सन 1850 से 1950 ईस्वी तक का समय तथा तीसरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। अमृतलाल नागर के महाकाल उपन्यास में बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण हुआ है। बुध और समुद्र उपन्यास के अमृतलाल नागर ने उपन्यास की भूमिका में देश के मध्यम वर्गीय नागरिक समाज का गुण दोष भरा चित्र का है। बुध और समुद्र में व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों का विश्वसनीय चित्रण है। उपन्यास लखनऊ के एक बड़े और पुराने क्षेत्र के चौक के आसपास का है। डॉक्टर गोपाल राय ने बुध और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास माना है। शतरंज के मोहरे उपन्यास में 1820 से 1837 ईस्वी तक के अवध क्षेत्र के जीवन का वर्णन है। इसमें अवध के नवाबों, अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के मध्य पिसती हुई अवध की जनता का चित्रण हुआ है। सुहाग के नुपुर तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम पर आधारित उपन्यास है। इसमें मध्यकालीन कुल वधुओं तथा बाहरी वधुओं का चित्रण हुआ है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास के केंद्र में बेगम समरू का चरित्र है। मानस का हंस तथा खंजन नैन क्रमशः तुलसीदास तथा सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए जीवनी परक उपन्यास हैं। करवट उपन्यास में लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों लाल मुसद्दी लाल, उनके पुत्र वंशीधर टंडन तथा पौत्र देश दीपक से संबंध तथा वर्णित है। करवट में वर्णित समय काल लगभग 1805 से 1905 तक का है। पीढ़ियाँ उपन्यास करवट का अगला चरण है। इसमें खत्री परिवार के आगे की कथा है। इसमें 1905 से 1985 तक का इतिहास समेटा है। भीष्म साहनी सामाजिक यथार्थवाद के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया झरोखा उपन्यास में एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण एवं उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। कणिया में विपरीत संस्कारों वाले मध्यम वर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा वर्णित है। इसमें लेखक ने स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता और उसके परिणामस्वरूप परिवार विघटन का अनिवार्यता को रेखांकित किया है। बसंती क्या है? बसंती में महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की की बसंती की कहानी है। दिल्ली में राजस्थान के महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी में बस्ती में रहने वाले तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी वर्णित है। तमस में सांप्रदायिक उन्माद के चित्रण के साथ साथ उन स्थितियों और कारणों का भी चित्रण हुआ है जिसके फलस्वरूप आपसी वैमनस्य ने दंगों का रूप लिया। ब्रिटिश शासन और उसके कारिंदों का दंगे भड़काने की योजना का सूत्रधार चित्रित किया है। मैयादास का माड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है। इसमें सन 1840 से 1920 तक के पंजाब के सामाजिक राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। उपन्यास में मैयादास धनपत तथा हुकूमत राय के माध्यम से 3 पीढ़ियों के सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है।
अगला है कुंतो 1993 में आया उपन्यास में नारी जाति की पराधीनता का अंकन हुआ है। इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की परिस्त्री गमन की समस्याओं को उठाया गया है। कहाँ गया नीलू नीलिमा और नीलोफर हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की कथा कही गई है। अगले और लास्ट अमरकांत है इस कड़ी में लास्ट। अमरकांत द्वारा काले उजले दिन जो लिखा गया है उसमें परिवार में बी माता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया गया है। बीच की दीवार में एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कहानी कह दी गई है। बी माता कहाँ इन्हीं हथियारों से अमरकांत का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें नायक बलिया जनपद है। बलिया जनपद का है। इसमें नायक बलिया जनपद है। उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बलिया के सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। इन्हीं हथियारों से के लिए 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्हीं हथियारों को इन्हें श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से 2009 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसे? अमरकांत को। किसके लिए? इन्हीं हथियारों से। और अगला है व्यक्तिवादी उपन्यास। व्यक्तिवादी उपन्यास में कौन कौन है उपन्यासकार और उपन्यास? भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 जीवन काल। इनकी रचना पतन 1928, चित्रलेखा 1934। किसका? भगवती चरण वर्मा। 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 50, अपने खिलौने 57, भूले बिसरे चित्र 59 में, फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 63, रेखा 64, सीधी से बातें 68, सब ही न चाहत राम गोसाई 70, प्रश्न और मिरीचिका 73, युवराज चुंडा 78, धोपल 81, चाणक्य 82। अगले हैं लक्ष्मी नारायण लाल 1927 से 1987। इनकी रचना है धरती की आंखें 1951, बयां का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 55, रूप जीवा 59, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, बड़ी चंपा 6 साल, छोटी चंपा 1 साल। लक्ष्मी नारायण के लाल मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, भड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपीचंदर 1974, बसंत की प्रतीक्षा 75, देवीना 76, पुरुषोत्तम 83, गली अनारकली 85, कनाट पैलेस 86। तो यहाँ भगवती चरण वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल व्यक्तिवादी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। भगवती चरण वर्मा के संबंध में मधुरेश लिखते हैं, प्रेमचंद और उनकी परंपरा के लेखक से भिन्न भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक पृथक आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना। व्यक्तिगत जीवन से संबंध, प्रेम, नैतिकता, पाप, पुण्य आदि की को ही उन समस्याओं के रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया। भगवती चरण वर्मा को व्यक्तिवादी तथा नियतिवादी या भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्नों को उठाया गया है। चित्रलेखा में फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव दिखाई देता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते से एक परिवार की 2 पीढ़ियों के मध्य अंतराल को चित्रित किया गया है। साथ ही गांधीवादी साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े और हथियार से परे रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। 3 वर्ष में प्रेम के विवाह में परिणत होने पर आने वाली समस्याओं का चित्रण हुआ है। गोपाल राय के अनुसार भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों 1890 से 1930 की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी
वर्ग के मोहभंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। सच्ची सीधी बातें में राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1938 से 48 तक के बीच हुआ को बुद्धिजीवियों और नेताओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। सबही नचावत राम गोसाई उपन्यास में 1919 से 1965 ईस्वी के बीच समाज के एक दूसरे भ्रष्टाचारमय जीवन का आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। धुप्पल भगती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास है। युवराज चुंडा तथा चाणक्य ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास है। अगले हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल कृत धरती की आंखें आलोचक मधुरेश के अनुसार एक आदर्शवादी और इकहरी बुनावट वाला उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरेन्द्र शास्त्री आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री का विवेचन प्रेमचंद युग के अंतर्गत किया जा चुका है। रंगी राघव, राहुल संकीर्तन, अमृतलाल नगर आदि लेखक ने भी कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, किंतु उपर्युक्त लेखकों का विवेचन ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत न करके उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुसार ही उनका विवेचन किया गया है। अगला है प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं उपन्यास। इसमें है वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सनैया लाल ओझा, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र काशिकेय, राजीव सक्सेना, वीरेंद्र कुमार जैन, आनंद प्रकाश जैन, शरद पगारे, राम कुमार ब्रह्मर, जयशंकर द्विवेदी, बच्चन सिंह। वृंदावन लाल वर्मा का जीवन काल 1889 से 1969 है। इनकी रचना है लगन 1928, गढ़कुंडार 1929, कुंडली चक्र 1929, प्रेम की भेंट 31, विराटा की पद्मिनी 36, झांसी की रानी 46, कचनार 1948, मृगनयनी 50, अमरबेल 52, टूटे काटे 54, अहिल्याबाई 55, भुवन के विक्रम 1957, माधवजी सिंधिया 57, रामगढ़ की रानी 61, महारानी दुर्गावती 64, कीचड़ और कमल 64, सोती आग 66, देवगढ़ की मुस्कान 73। अगले हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जीवन काल 1907 से 1979 है। इनकी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, आनामदास का पोथा 76। सनैया लाल ओझा है। संपर्क और समर्पण 1950, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत 1967, सर्वनाम 1976, संभवामी 1983, कसौटी 2000। शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र काशिके, बहती गंगा 52 में और सचितात, राजीव सक्सेना, पड़ी पुत्रो सोमा 1972, रमैनी 2000, वीरेंद्र कुमार जैन, अनुत्तर योगी तीर्थंकर, महावीर 4 खंडों में। अगले हैं आनंद प्रकाश जैन 1927, जीवन काल, तीसरा नेत्र 1957, कठपुतली के धागे 1959, कुणाल की आंखें 1967, आठवीं भावर 1969 और तांबे के पैसे 1972। अगले हैं शरद पगारे। इनकी उपन्यास है गुलारा बेगम 1984, गंधर्व सेन 1987। राम कुमार भ्रमर का जीवन काल 1938 से 1998 रहा है और इनकी रचना फौलाद का आदमी 1969, कांच का घर 1971। फौलाद का आदमी कांच के घर में रहता है। जयशंकर द्विवेदी महाकवि कालिदास की आत्मकथा है और लिखा है 1987 में प्रकाशित। बच्चन सिंह का रचना है सूतो वा सूतो पुत्रो वा 1998 में, पांचाली 2001 में। तो आगे वृंदावन लाल वर्मा। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। गढ़ कुंडार तथा विराटा की पद्मिनी दोनों उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गढ़कुंडार का कथा काल दिल्ली सुल्तान बलबन 1266 से 1287 के समय का तथा विराटा की पद्मिनी का कथाकाल मुगल शासक फर्रुखसियर, जिसका कार्यकाल 1713 से 19 ईस्वी के समय का है, उस पर लिखा गया है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेलखंड का इतिहास, प्रकृति, जनजीवन, लोकगीत, लोक कथाएं आदि विस्मृत रूप में वर्णित है। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जाति गौरव की गाथा इन उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई। गढ़कुंडार में सिकंदर लोधी और विराटा की पद्मिनी में अली मर्दान द्वारा मंदिरों एवं मूर्तियों का ध्वंस चित्रित हुआ है। कचनार में सामंतवादी समाज में स्त्री अस्मिता के सवाल उठाए गए हैं।
इसमें बहुपत्नी विवाह एवं दासियों की विवशता व सेवा कार्य करने की समस्या चित्रित हुई। गढ़ कुंडार की पांडुलिपि देखकर गणेशंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी। वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्टर गोपाल राय ने ब्रिटिशकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना। झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को केंद्र में रखकर देश गौरव तथा भारतीय नारी प्रति आस्था का चित्रण हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक नई ऊंचाई दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कृत बाण भट्ट की आत्मकथा में कवि बाण भट्ट के जीवन का आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी मूलतः कल्पना एवं लोक श्रुति से प्राप्त प्रसंगों के संयोजन से लिखी गई रचना है, जो 6वीं-7वीं शताब्दी की कथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रित हुआ है। बाण भट्ट, निपुणिका और भट्टिनी इस क्लासिक उपन्यास के पात्र हैं। नमोर सिंह इस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। इसके लिए वह प्रेमा पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। चारुचंद्र लेख आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास। राजा सातवाहन की कथा के रूप में यह उपन्यास लिखा गया। इसमें राजा सातवाहन तथा रानी चंद्रलेखा की प्रेम कथा वर्णित है। चारुचंद्र लेख में 12वीं-13वीं सदी के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तुर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य विद्रोह के वर्णन के साथ तुर्कों द्वारा भारतवर्ष के पराभव के कारणों की भी विवेचना की गई है। चारुचंद्र लेख में भारतवर्ष के पराभव का कारण रूढ़ियां, अंधविश्वास, योग एवं तंत्र साधना से झगड़ा होना चित्रित किया गया है। पुनर्नवा में गुप्त काल के समय, विशेषकर समुद्रगुप्त के काल की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है, जो 4वीं शताब्दी की कथा है। वर्ण व्यवस्था एवं प्रेम बंधन की समस्याएं भी चित्रित है। पुनर्नवा उपन्यास शूद्रकृत मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें गोपाल आर्य एवं चंद्रा की प्रेम कथा भी वर्णित है। अनामदास का पोथा औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास छांदोग्य और बृहदारण्यक उपन्यास के आधार बनाकर लिखा गया है। अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अनामदास का पोथा का लक्ष्य औपनिषदिक अध्यात्म चिंतन का पूरा पुनराख्यान नहीं, वरन उसकी आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्या है। अनामदास का पोथा में काम और प्रेम के मध्य अंतर करते हुए कहा गया है, काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है, जबकि प्रेम उसका उन्नयक। कन्हैयालाल ओझा कृत सर्वनाम उपन्यास आर्यों अनार्यों के इतिहास तथा बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन को आधार बनाकर लिखा गया है। अन्य ऐतिहासिक उपन्यासकारों की बात की जाए तो कन्हैयालाल ओझा कृत संभवामी उपन्यास देव सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता को लेकर आधार बनाकर इसमें देव सभ्यता का मानवीकरण किया गया है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशी कृत बहती गंगा 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के काशी के जीवन और संस्कृति के अभिव्यक्त करने वाला उपन्यास है। राजीव काशी के कृत पड़ीपुत्री सोमा आर्यों अनार्यों के संघर्ष तथा रमैनी सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अंतर योगी महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है। यह उपन्यास 4 खंडों में। प्रथम भाग 1974 में प्रकाशित हुआ था और यह 4 खंडों में प्रकाशित है। आनंद प्रकाश जैन के कुणाल के आगे उपन्यास में अशोक काल के इतिहास का वास्तविक चित्रण है। शरद पगारेकृत बेगम जैनावादी उपन्यास में नृत्यांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा वर्णित है। प्रेम कथा औरंगजेब किससे प्रेम करता था? जैनावादी से। प्रगतिवादी उपन्यास प्रगतिवादी या फिर समाजवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। मार्क्सवादी विचारधारा कहाँ की थी? जर्मनी। राहुल संकीर्तन, यशपाल, रंगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल आदि प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। कौन? प्रगतिवादी या समाजवादी कौन? राहुल संकीर्तन, यशपाल, रंगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय। अगला सेगमेंट में देखेंगे अगला देखेंगे प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।